अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़ी ट्रैजिक खबर है पहली कि आज सिंध के अंदर डायग्नोज हुए हैं 182-84 के करीब 180 प्लस बच्चे जिनमें कोरोना है। ये तमाम बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं और एक बड़ा ही अलार्मिंग ट्रेंड है। आप तो अब हर 2 मिनट के बाद आपके पास डेटा अपडेट हो रहा है, हेडलाइंस आ रही हैं और जिस चीज़ का खौफ था वही स्पाइकिंग आ रही है। इस पर भी हम बात करेंगे और अल्लाह रहम करे। और चीफ मिनिस्टर सिंध ने फिर एक बार ये अपील की है कि इसको बहुत सख्ती से देखा जाए। लेकिन जिस तरफ 2-3 चीज़ें हो रही हैं, हर तरफ कोरोना की बात है, लगता है जैसे बाकी जो अमूर ज़िंदगी हैं उनको बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। महंगाई कमर तोड़ महंगाई आ गई है। प्राइम मिनिस्टर बार बार बात करते हैं कि हम कोरोना के इसलिए लॉकडाउन नहीं कर रहे कि लोग बेरोज़गार ना हो जाएं, चीज़ें महंगी हो जाएं। लेकिन मैं सिर्फ 2 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। बिकॉज रमज़ान का महीना है, हर कोई स्कंजबीन पीता है, तो जो लीमू 120 रुपये किलो था वो 450 से 500 हो गया इन द लास्ट 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर ये चीज़ें बढ़ गई हैं। केले जैसी चीज़ 40 रुपये दर्जन से 120, और फिर लिस्ट चल रही है। क्या हो रहा है इस पर, गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही, इस पर भी बात करेंगे कि ये महंगाई बिल्कुल शतर बेमहार की तरह चल रही है और गवर्नमेंट इस पर बिल्कुल खामोशी से। फिर बातें चल रही थी कि जी ये कोरोना है, हमें नेशनल चलना चाहिए, लेकिन पंजाब सबसे बड़े सूबे में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेमें चल रही हैं, तब्दीलियाँ आ गई बहुत बड़ी किस्म की। चीफ सेक्रेटरी पंजाब आज़म सुलेमान को 2 दिन पहले जब हटाया गया और सिर्फ 4 माह कुछ दिन वो रहे थे, ये देखने में एक ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफ़र था। लेकिन क्या वाकई ये सिंपल एक ब्यूरोक्रेटिक ट्रांसफ़र है या इसके पीछे बहुत बड़ी गेम है? इस पर भी हम बात करेंगे। आज आपसे मैं चीज़ें शेयर करूंगा और ये भी हम बात करेंगे कि क्या पंजाब के मामले में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कोई गुमराह कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और क्या स्टोरी बेची जा रही है इस्लामाबाद में कि पंजाब में तब्दीलियां क्यों हुई। और हमने देखा है कि पिछले दिनों से जब शुगर स्कैंडल हुआ और उसके बाद जहांगीर तरीन फेल आउट ऑफ फेवर और हटा दिए गए, उसके बाद एक हवा सा बना दिया गया पंजाब में और इसी नाम पे बहुत सी चेंजेस लाई जा रही हैं। जी MNAs जौन से हैं, MPs जौन से हैं, वो जो अब उस ग्रुपिंग में ना चले जाएं, कई लोगों को वजारतें वापस दोबारा मिल गई। तमाम चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हो क्या रहा है और आने वाले दिनों में क्या होगा। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब। इरशाद, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है इमरान याकूब ने, सीनियर एंकर हैं, एनालिस्ट हैं, बड़े पुराने मंजे हुए रिपोर्टर हैं। और इमरान खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी हमारे सीनियर एंकर हैं, दोस्त, अगेन अ वेरी सीजनड जर्नलिस्ट। मैं ज़रा इरशाद साहब आपकी इजाज़त से ज़रा मैं इमरान से शुरू कर लूँ। लाहौर बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे हुए। इमरान, जब ये 4 माह पहले लगे, आज़म सुलेमान चीफ सेक्रेटरी लगे, तो हमें बताया गया कि जी ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मैनेजमेंट चेंज आया है, ये भी आए, फिर इनके साथ IG चेंज हुए, फिर बुज़दार साहब के एक बड़े करीबी अजीज़ थे, उनको सुबह बदर किया गया, वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी टाइप के ओहदे पे सब चल रहे थे। तो अचानक वेरी अनसेरेमोनियसली पता लगता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब आते हैं, वज़ीर आज़म को मिलते हैं और उसके कुछ लम्हे के बाद एक अनाउंसमेंट हो जाती है। और इंटरेस्टिंग खबर एक और भी ये हुई कि उसके कुछ देर बाद कुछ लोग मिले प्राइम मिनिस्टर को और उन्होंने में से भी एक इलेक्टेड आदमी ने गिला किया कि जी हमारी बड़ी शिकायतें हैं, जी पंजाब में ब्यूरोक्रेसी हमारी उस तरह बात नहीं मानती जिस तरह माजी में मानती थी। तो उनको भी एक जो मीटिंग के आदमी ने मेरे से बात सुनी मैंने कि उनको भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो मैंने आपका मसला हल कर दिया, परेशान हो, अब जाके अपने काम करें। और उसके बाद हमने आधे घंटे बाद सुना कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब को फारिग कर दिया गया है। तो इमरान याकूब, ज़रा मुझे ये बताएँ हुआ क्या वहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक साहब, बात यह है कि आपके साथ भी कुछ हमें मौका मिलता रहा है इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज़ करने का। तो जो रिपोर्टर अंदर का रिपोर्टर है ना, वो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मरा नहीं। जब ये हुआ तो इस पे ना मैंने वैसे जनवरी में भी एक खबर दी थी कि चीफ सेक्रेटरी जो हैं पंजाब, उनकी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब वसीम अकरम प्लस से बन रही और उनके जो वर्किंग रिलेशनशिप थी वो इस तरह की थी कि आपको अगर मैं यहाँ आपके साथ शेयर करूँ तो आपको शायद हैरानी हो कि इवन चीफ मिनिस्टर हाउस में ये हिदायत दी गई थी कि चीफ सेक्रेटरी साहब आएँ अगर तो उनको किस तरह से बाहर ज़रा वेट करवाना। और उसके अलावा ये कि उनकी 1-2 दफ़ा आपस में तलख कलामी भी हो चुकी थी। अब ये जो तबादले का मामला हुआ, ये जो सीन हुआ, इसकी खिचड़ी काफ़ी देर से पक रही थी।
चीफ मिनिस्टर साहब, आपको याद होगा कि जिस वक्त चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब यहाँ लगाए गए थे, उस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बात की थी ऑन कैमरा। उन्होंने कहा जी मैंने तमाम अफसर से बात करके, रिटायर्ड अफसरों से मशवरा करके और फिर खुफिया एजेंसियों से रिपोर्ट लेके तो पाकिस्तान के दो बेहतरीन जो अफसर हैं उनको चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब लगाया। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन 4 महीनों में वो बेहतरीन अफसर इतने बुरे क्यों हो गए? तो सर हमारे जो वाकफान हाल हैं उन्होंने जब अंदर की स्टोरी सुनाई तो बड़ी हैरत हुई। हुआ ये कि उस्मान बुज़दार साहब के कुछ करीबी अफसर हैं, जब नवंबर में एक रेला आया था पंजाब में तबादलों का, आपको याद होगा, तो उनमें जो 2 अफसर थे, ताहिर खुर्शीद साहब और दूसरे अफसर थे डॉक्टर शुएब साहब, इनको इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में यानी सूबा बदर करने का हुक्मनामा जारी किया गया था और इन्हें कहा गया था कि आप इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करें। लेकिन सीएम वहाँ पे डट गए और उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं जाएंगे। बिल आखिर उन्होंने करा के कुछ अर्सा पहले उन दोनों की पोस्टिंग्स भी करवा ली। अगरचे वो मनपसंद 2 पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने उन्हें पंजाब से जाने नहीं दिया। उसके बाद इसी तरह से जिस तरह आपने उनके एक अजीज़ का जिक्र किया, उनके एक और अजीज़ भी हैं जो शायद उनके फुफ्फा हैं, वो जो डीपीओ लगते थे उनको भी उनके ओहदे से हटा दिया गया था। उनको भी अब दोबारा चंद दिन पहले डीपीओ साहिवाल लगा दिया गया तैमूर साहब को। इसी तरह से ये जो सारे मामला थे ये रुके हुए थे। उस्मान बुज़दार साहब बार बार जाके प्राइम मिनिस्टर को ये कहते थे, उनके आगे ये रोना रोते थे कि जनाब आपके विजन के मुताबिक मैं काम इसलिए नहीं कर रहा कि जब मैं कुछ करना चाहता हूँ, जब मैं कोई ऑर्डर जारी करता हूँ तो उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब यहाँ पे रुकावट ये थी कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो थे मेजर आजम सुलेमान साहब, वो भी आपको पता है उनको भी कुछ हलकों की हमायत हासिल थी, उनकी भी दोस्तियाँ काफ़ी थी, तो उनको इसलिए उनको भी बदलना इतना आसान नहीं था। अगर कोई और अफसर होता तो शायद वो 4 महीने और इतने दिन ना गुजारता, वो शायद 1 महीने बाद ही चेंज हो जाता अगर उसका रवैया भी इसी तरह से होता। लेकिन पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के लिए भी ये तबादला इंतहाई हैरान कुन है। और अफसर जो सेक्रेटरी लेवल के 5-6 अफसर जिनसे मेरी करीब बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ये काम कर रहे थे और ख़ास तौर पे कोरोना के हवाले से सुबह से लेकर रात तक वो मीटिंग्स करते थे और जिस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे, पंजाब की हद तक तो इम्प्लीमेंटेशन का इशू ही कोई नहीं था। ये अलबत्ता ज़रूर है कि जो सीएम साहब की ख्वाहिशात थी उन पे वो मनोअन अमल नहीं करते थे। इमरान प्राइम मिनिस्टर ने फिर जब सीएम साहब, जी सर, जी बोले बात खत्म करें सर। जब प्राइम मिनिस्टर ने बार बार सीएम ने शिकायत की तो फिर प्राइम मिनिस्टर भी उनकी बात से कायल हो गए और फिर उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर शायद रूहानी तौर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये अंदाजा हुआ कि वाकई ये दोनों साथ नहीं चल सकते। अच्छा, मैं अब जरा दूसरे मैं आता हूँ आपका वापस। मैं अब दूसरे इमरान की तरफ जा रहा हूँ। तो आज 2 इमरान बैठ गए। अब मैं इमरान खान कहूँगा पूरा। इमरान, आई टेक योर फुल नेम ऑल्सो, इमरान खान। अच्छा इमरान, अब आप मुझे ये बताओ कि ये तो हम क्यों आज बात कर रहा हूँ मैं नाज़रीन, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि पिछले बार जो तकरीबन 20 माह की हुकूमत है उस्मान बुज़दार साहब की, वज़ीर आला पंजाब की, उसमें ये 4 चीफ सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं। इसके अंदर 6 आईजी चेंज हुए हैं। हर महकमे का सेक्रेटरी ऑन एन एवरेज 3 से 3.5 बार चेंज हो चुका है। ये सिर्फ 20 माह की बात है। तो इसलिए ये भी चीफ सेक्रेटरी जब लाए, जैसे इमरान ने भी पॉइंट आउट किया, बड़ी तारीफ़ की वज़ीर आज़म ने, तो 4 माह में क्या क़यामत ऐसी आ गई। हो क्या रहा है पंजाब में, क्योंकि ये सेक्रेटरी इंटीरियर थे, इनको चीफ सेक्रेटरी लगाया गया। अगर इतने लायक अफसर थे तो फ़ौरन इनको वापस दोबारा से सेक्रेटरी इंटीरियर को लगा दिया गया। सो ये अजीब सी चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल वहाँ पे जो हो रहा है। इमरान, मुझे ये बताएं, मैं लाहौर में बात कर रहा था, बहुत लोगों से, सीनियर लोगों से बात कर रहा था, पॉलिटिशियन से भी। उन्होंने कहा जी 2 गेमें चल रही हैं पंजाब में। एक तो जब शुगर के बाद जहांगीर तरीन फेवर से बाहर निकले, ही फेल आउट ऑफ फेवर रादर, तो उसके बाद फिर ये अब बेचा जा रहा है कि देखें पंजाब के अंदर शहबाज शरीफ भी आए हुए हैं, वो लोगों से भी मिल रहे हैं, चौधरियों से ताल्लुकात बड़े अच्छे इनके हो गए हैं। तो इस मौके पे हमें बड़े सियासी लोगों को साथ लेके चलना है। और ये जो आज़म लेड ब्यूरोक्रेसी है ये हमारी जायज़ नाजायज़ सुन नहीं रही। और फिर हमने देखा कि अलीम खान भी वापस आ गए, जिनको तरीन के करीब समझा जाता था। हमने देखा कि जो अपने फेडरल मिनिस्टर थे खुसरो, उनको भी नहीं छेड़ा गया, उनके भाई को भी पंजाब में नहीं छेड़ा गया। तो ये तमाम जो सेटअप था, लग ये रहा है
कि जैसे इस नाम पे कि शहबाज शरीफ एक्टिव हुए हुए हैं कि जहांगीर तरीन लोगों के साथ एक्टिव ना हो जाएं, तो इसी हल्ले के अंदर सबसे बड़ा उन्होंने अपना कांटा निकाल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का, जो प्राइम मिनिस्टर का डिक्लेयर्ड एजेंडा था। क्या ये सारे चक्कर के अंदर ये बेसिकली पुरानी पॉलिटिक्स दोबारा शुरू हो गई है पंजाब में? देखिए, हम दो चीज़ें इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, और पहले जो पहला वाला उसका हिस्सा है उस पर सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि अगर एक मजिस्ट्रेट के पास भी एक आदमी का लड़ाई का मुकदमा चौथी मरतबा आ जाए, पाँचवीं मरतबा आ जाए, तो वो मजिस्ट्रेट चाहे माजी में उसको ये कहता रहा हो कि तू बेगुनाह है, वो एक वक्त आता है कि तू किसी के साथ भी तेरी नहीं बनती, तू सबके साथ ही लड़ता है। और ये बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, आपने 4 दफ़ा चीफ सेक्रेटरी बदला, आपने दर्जनों सेक्रेटरीज बदल के देख लिए, एक दफ़ा आप चीफ मिनिस्टर बदल के देख लें, शायद अफाका हो जाए। तो ये तब्दीली जो है, ये चीफ सेक्रेटरी ने तब्दीली नहीं लानी थी जिसका इमरान खान ने वादा किया हुआ था। ये ब्यूरोक्रेसी ने तब्दीली नहीं लेकर आनी थी, ये तब्दीली लेकर आनी थी इमरान खान के लगाए हुए चीफ सेक्रेटरी ने, चीफ मिनिस्टर ने सॉरी। और वो उस्मान बुज़दार साहब हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब को बदली अगर तब्दीली नहीं आ रही, ब्यूरोक्रेसी को बदलने से आपका कोई तब्दीली का एजेंडा पूरा या कहीं उस तरफ आपका सफर शुरू नहीं होगा। खान साहब गलत डायरेक्शन में जोर लगाते जा रहे हैं मेरी अपनी राय के मुताबिक। और ब्यूरोक्रेसी के इमरान, अगर मैं यही आपसे बात, आप ही की बात आगे बढ़ा रहा हूं, अगर ब्यूरोक्रेसी की बात है तो फिर तो वही लोग शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी सीनियर पोजीशंस में थे, वो भी यहीं पे भी वही हैं। या तो ब्यूरोक्रेसी भी आपने तब्दील कर दी हो, दूसरे लोग ही नहीं है ना। एग्जैक्टली, मालिक साहब दूसरे लोग ही नहीं है। इशू तो पॉलिटिकल लीडरशिप खान साहब ऐसा करें कि अपनी कैबिनेट से लोगों को निकाल के, खान साहब या तो ऐसा करें अपनी कैबिनेट से, अपनी पार्टी से, अपनी यूथ के लोगों को, टाइगर्स को जो है वो मुख्तलिफ ओहदे दे दें ब्यूरोक्रेसी में और उनको बिठा दें सेक्रेटरीज के ओहदों पे, तो शायद जो है वो तब्दीली आ सकती है, अगर तो वो ये चाहते हैं। वरना सारी लॉट वही है, ये सारे कमो बेश जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं वो एक ही तरह सोचते हैं। बहुत कम फर्क है इनकी सोच के अंदर, बहुत कम। और इनकी लॉयल्टी ज्यादातर एक दूसरे के साथ है, पॉलिटिशियंस के साथ भी नहीं है। कोई ये कहे कि ये फलां पॉलिटिकल पार्टी के हैं, फलां, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे के साथ इनकी लॉयल्टी है। आपका अगर 10 मिनिस्टर आपके वाकफ हैं तो आपका काम हो सकता है ना हो, लेकिन अगर 2 सेक्रेटरी आपके वाकफ हैं तो आपका काम रुकेगा ही नहीं। बिल्कुल सही बात। ये मैं आपको सुबह पंजाब सिंध कहीं की भी आप कर लें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। अब आ जाएं उस मामले की तरफ जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, ये जो इसके बाद दूसरा आपने जिक्र किया, पॉलिटिकल एंगल, क्या नाम है इसका? हाँ, पॉलिटिक्स के नाम पे गेम हो रही है। देखें, मामला ये है कि इमरान खान साहब ने, सॉरी मुझे मालिक भाई भूल गया जो है दूसरा एंगल था। मैं एंगल ये कह रहा था कि इस्लामाबाद में ये भी किया था, इस्लामाबाद में ये कहा जा रहा है कि देखें हमें इस वक्त शहबाज शरीफ आके एक्टिव हुए हैं, उनका भी एक इंटरव्यू भी छपा था और उसके बाद ठीक है कि जी वो चौधरियों से ताल्लुकात ठीक है, तो हमने खुश रखना थी। मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, वो मैं आपको देना चाह रहा था। मैं बताता हूं, मैंने जी अपने जराए से चेक किया है और खुद मैंने ट्रेवल किया इसके लिए कि जहांगीर तरीन साहब का क्या बनेगा, खुसरो बख्तियार साहब का क्या बनेगा, इन लोगों का क्या बनेगा। देखिए, जहां तक चीनी का मामला है ना और उसकी सब्सिडी का, उसके अंदर कोई अदालत कहीं पे पकड़ कर ही नहीं सकती। वो तो अलग इशू है ना। अभी तो मैं फोकस करना चाह रहा हूँ सब्सिडी ये पंजाब के अंदर जो कर रहे हैं। दूसरा ये है कि देखें, अगर ये किसी को लगता है कि जहांगीर तरीन बिल्कुल इन्होंने हटा के कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली है, तो वो भी कुछ नहीं है। जहांगीर तरीन को हटा दिया है, सजा नहीं दिलवा सकेंगे, ना सिर्फ सब्सिडी के अंदर बल्कि जो बाद का सारा घपला है उसमें भी नहीं दिलवा सकेंगे। और याद रखिएगा एफआईए की जो रिपोर्ट आ रही है उसके अंदर ये, लेकिन इशू ये है इमरान, इशू ये है कि पॉलिटिकली इस्लामाबाद में तो ये स्टोरी बिक गई है ना कि देखें ये ऐसा वक्त है कि हमने अपने एमपीएस को, एमएनएस को पंजाब वालों से खुश रखना है, हमें उनके काम करने हैं। और ये जो ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी थी आज़म सुलेमान के नीचे, ये हमारी एक हद से आगे बात नहीं मान रही थी। मेरी 2-3 बड़े सीनियर अब ये स्टोरी पता नहीं कहां से आई है, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर तो ये स्टोरी है तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह दें नए पाकिस्तान को, और सारी ब्यूरोक्रेसी को कहें, जितने ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं उन सबको कहें कि एमपीएस और एमएनएस के काम करें, और नमा पाकिस्तान जो है ना वो भूल के हाथ झाड़ के बैठ जाए आराम से। ये मैं बात इसी पे एक नया कट्टा खोलते हैं, कभी आप आईपीबीस को हाथ डालते हैं। देखिए, मैं तो इस स्टोरी को बाय नहीं कर रहा, आप मुझे ये स्टोरी दे रहे हैं, लेकिन अगर ये स्टोरी सच्ची है तो फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें आप नए पाकिस्तान का। मेरी नजर में ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान इसलिए एक चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर दे कि वो एमपीएस और एमएनएस के काम नहीं कर रहा। इस मामले में इमरान खान बहुत बदीद है साहब। अगर उसने मना के ही रखना होता ना तो वो सबसे पहले जहांगीर तरीन को मना के रखता
ये बात एक ठीक आदमी है। को मना के रखता, पूरा पंजाब कंट्रोल में रहता। इरशाद भट्टी साहब को भी ले लें इस बहस में। इरशाद भट्टी साहब, हम कभी किसी तबादले पे बात नहीं करते, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग तबादला है। और जैसे इमरान ने बात की, कहा गया कि जी उनके जी ताल्लुका ठीक हैं हर तरफ, बड़े हाईली रिकमेंडेड आए थे, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी तारीफ़ की। अगर इतना बुरा अफसर था तो फ़ौरन फिर वापस सेक्रेटरी इंटीरियर कैसे लग गया? और मुझे ये कंफर्म पता है कि जब ये रिमूवल हुआ है, ये जो आपके नेशनल कमांड सेंटर में जितने वज़रा इन्वॉल्व हैं, बिकॉज ये वहाँ पे बाकायदगी से आते थे, तो उन सब ने बड़ा हैरानी का इजहार किया और अफसोस का इजहार किया। उनका ख्याल था पंजाब में अच्छा काम हो रहा है। ये क्या हुआ है बताएं ना ज़रा, आपके पास भी अंदर ही खबरें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप मैं दोनों इमरान खान और इमरान याकूब और सारे लोग बुज़दार साहब को सलाम करें कि वो काया निकले, समझदार निकले, पक्के निकले, मजबूत निकले। हम ये शाम गरीबां पता नहीं कब से मना रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 1 महीने, 15 दिन, 2 दिन, गया आया उड़ गया। वो बंदा जो जिसके घर में बिजली नहीं थी और वो रिमोट एरिया का आदमी था, जो वो असल तब्दीली का सिंबल बना, तब्दीली चांद बना, वसीम अकरम प्लस बना, ओपनिंग बैट्समैन बना। और वो बंदा जो ख़ुद बताता था कि मैं शहबाज शरीफ की जगह लाहौर में लगा हूँ, और जो कहता था मैं सीख रहा हूँ, और फिर उसने पहली कहानी बेची कि मुझे कोई वज़ीर आला मानता नहीं, दूसरी कहानी बेची मेरी ब्यूरोक्रेसी तावन नहीं करती, तीसरी कहानी बेची कि ये जो आपके धड़े हैं ये मुझे चलने नहीं देते। उसके बाद इमरान खान साहब के पे 2 महीने कैसे भी आए कि जब उन्होंने पता करना शुरू किया कि बुज़दार करप्ट है, बुज़दार की करप्शन हो रही है, और हर आने जाने वाले से पूछते थे। 3 वज़रा की ड्यूटी लगी, एक टीम बनी जो पंजाब में गई और उन्होंने कहा मुबैना तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह छोटी दुकानें खुली हैं लेकिन है सही। अच्छा, उसके बाद फिर आज़म सुलेमान के साथ एक झक्खड़ आया। उसके बाद फिर हालात बदलने शुरू हुए और जहांगीर तरीन साहब आउट होने शुरू हो गए। फिर परवेज़ लाई की मुलाकात हुई ख्वाजा बरदरान से, शहबाज शरीफ ने जो इंटरव्यू दिया चौधरियों के साथ, उन्होंने कहा कि ठीक है। अलीम खान ने राब्ते शुरू किए। उन्होंने कहा कि हमारे बड़े इंटरेस्टिंग इस इंटरव्यू में 2 बातें हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे ताल्लुकात बड़े बेहतर हैं, और फिर उनसे उन्होंने पूछा फ़ौज के सरबराह से, उन्होंने कहा बदअतबाती बहुत कम हो गई है, शायद उतना बहाल नहीं हुआ, शायद ये परेशान कुछ सिग्नल थे। इन्होंने कहा तो अब क्या उस्मान बुज़दार साहब क्या सबको डरा के अब काम करेंगे? अच्छा, शहबाज शरीफ साहब खैर से वो माई फिराकल माई है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो हर मोड़ पे खड़ा होता है कि 1940 मैं वज़ीर आज़म बन रहा सी, छुरा मैंने पकड़ा दिता सी, मैं क्या भाईजान नहीं मारना। और हम जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे होंगे ना, तो यही स्टोरी ये बेच रहे होंगे, दाढ़ी इनकी रखी होगी, तबलीगी जमात में होंगे कि 7वीं बारी मैंने कल पैगाम आया कि तू वज़ीर आज़म बन जा, मैं क्या नहीं बनना। अच्छा, अलीम खान साहब के राब्ते हुए और फिर जहांगीर तरीन साहब का आउट होना, और फिर वज़ीर आज़म साहब को कन्विंस कर लिया गया कि अगर इस वक्त पंजाब में कुछ हुआ तो ये चौधरी बरादरान खा पी जाएंगे, उड़ जाएंगे, और 50 बंदे उनके साथ हैं और भी धड़ाधड़ राब्ते कर रहे हैं, फंड्स वजारतें हमारा सारा। अब है जवाद रफ़ीक को मैं 12 साल से जानता हूँ, 12-15 साल से, जो नए चीफ सेक्रेटरी। हाँ, जवाद रफ़ीक मलिक कमिश्नर सरगोदा, कमिश्नर लाहौर, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी हेल्थ, चेयरमैन NHA, और 2 साल मुराद सईद के साथ किसी धड़े के नहीं, कोई जमा तफरीक नहीं। ये 3 दिन हुआ ये कि वो सेक्रेटरी कम्युनिकेशन के दफ्तर में बैठे थे, आज़म खान का फ़ोन आया कि आप जाके पंजाब हाउस में वज़ीर आला से मिलने। वो उठ के पंजाब हाउस में मुख्तर करता है, पंजाब हाउस में जाके मिले तो उन्होंने, अच्छा ये अभी आज़म खान की सैकिंग से पहले? हाँ अभी। अच्छा, तो वो पंजाब हाउस में गए, तो पंजाब हाउस में उस बुज़दार साहब ने कहा कि देखिए आपको पता था मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक चल रहे थे, हमें बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे थे गवर्नेंस के मसाइल के, तो हमने कुछ छानबीन की है। और एक इससे पहले मीटिंग सिर्फ इनकी हुई थी, वो कोई सड़क के, ये चेयरमैन NHA थे तो सड़क के मामले, बाकी कोई ये नहीं जानते थे या कोई ऐसा मामला नहीं था। अच्छा, तो वो जब उन्होंने कहा कि मैं, अच्छा ये सोच रहे थे, कह रहे थे जवाद रफ़ीक कह रहे थे कि मैं सोच रहा था कि मुझे साउथ पंजाब के सेक्रेटेरिएट का इंचार्ज लगा रहे हैं कि 2 धड़े होंगे ना, तो वो चीज़, तो उन्होंने कहा आपको चीफ सेक्रेटरी लगा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ सेक्रेटरी मैंने आयशान अर पर, आप मेरे वज़ीर को भी नहीं पता और बाकी सारों को भी नहीं पता। उन्होंने कहा नहीं, ये PM और मैंने डिसाइड किया है कि आपको चीफ सेक्रेटरी लगाना है, तो आप आज ही आपके आर्डर होने हैं, आप जाके अपने वज़ीर को बता दें। अच्छा, ये उधर से उठे और कमांड सेंटर में, वही जो आप बात कर रहे हैं, इन मीटिंग में ये बातें थे, वहाँ आ गए कोई, फिर 20 कालें मुराद सईद और इनकी आपस में हुई कि आप ना जाएं, उन्होंने कहा मैं जाऊं, आप ना जाएं मैं जाऊं। फिर अगले दिन प्राइम मिनिस्टर मिले और 3 नुकाती एजेंडा प्राइम मिनिस्टर ने दिया कि 0 टॉलरेंस ऑन गवर्नेंस, और कोरोना से गुर्बत ना फैले और करप्शन ना हो। अब ये है कि बुज़दार साहब इन पावर हो गए हैं,
ब्यूरोक्रेसी जवाद रफ़ीक अगर कोई करेगा कि भाई मैं पॉलिटिकली कवर करूँ, बिल्कुल नहीं। कोई गलत काम, कोई बुरा काम, या मैसेज तो बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने भेज दिया है कि अगर वो एक झटके से चुटकी बजा के 4 महीने में एक स्ट्रॉन्ग, जिसको समझा जाता था चीफ सेक्रेटरी को उड़ा दिया है, तो अब तो कोई सेक्रेटरी की मजाल नहीं है कि उनकी बात टाले। ना ना, अब इस वक्त इस घड़ी में बुज़दार साहब एक्चुअल शहबाज शरीफ है। इस वक्त इमरान खान साहब ने उनको कहा है कि आप अगले जो 2-3 महीने आप करें जो मैंने अभी ब्रेक लेना, लेकिन इमरान खान ने एक बड़ी अच्छी मज़ेदार बात की है। अभी इमरान ने कहा अपने 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए, 6 आईजी बदल दिए, दर्जनों के हिसाब से सेक्रेटरी बदल दिए, तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को भी अच्छा। वैसे एक मुझे बात बताएं, मैं आज डेवल का वकील मैं बनूं मिसाल के तौर पे। उस्मान, हमें पता है कि पंजाब पानीपत है, हमें पता है पंजाब वाटरलू है, हमें पता है पंजाब से जो जीतेगा मरकज़ में जीतेगा। शहबाज शरीफ हाउस ऑफ शरीफ पंजाब में गार्ड है, पंजाब की परसेप्शन गवर्नेंस। मुझे एक बात तो बताएं, 24 किलोमीटर का इस्लामाबाद है, 70 झंडे इमरान खान लगा के बैठे हैं, परफॉर्मेंस कितनी है? 12 साल से सिंध में मुराद अली शाह है, परफॉर्मेंस कितनी है? बलूचिस्तान में वो बैठे हैं जाम कमाल, परफॉर्मेंस कितनी है? KPK में बैठे हैं महमूद खान, परफॉर्मेंस कितनी है? हम चूंकि बुज़दार तो हमारा आगे वो सॉफ्ट टारगेट है ना, तो ये चारों तरफ यही आग लगी हुई है। और बुज़दार ने साबित कर दिया है, बुज़दार ने मैं ब्रेक लेनी है लेकिन क्विक जवाब दूंगा। अब आपकी ब्रेक बनती है क्योंकि बुज़दार ने फिर साबित कर दिया। इमरान फिर जल्दी से कमेंट दे दो पहले, मैंने इसलिए कि पंजाब पाकिस्तान का 50% मैं कह रहा हूँ हाफ है, ठीक है ना, मान लिया, इसलिए आप इग्नोर नहीं कर सकते। हाथ दोगे, मैं तो इग्नोर कर ही नहीं रहा, मैं तो आपके एग्री कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सब कुछ कर रहा हूँ। मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दें जहां बुज़दार से अच्छा बुज़दार। इमरान क्विक कमेंट, फिर ब्रेक लेना है। इमरान क्विक कमेंट, इमरान का कमेंट ले लूं मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जितने सूबों की और इलाकों का अभी तस्करा किया ना मेरे भाई ने, वो तमाम इलाके पंजाब से बहुत बुरी हालत में थे जब PTI को मिले थे, और अब पंजाब उनका मुकाबला कर रहा है। इसका सादा जवाब ये है नहीं, मैं नहीं मानता इमरान साहब के। अच्छा, मुझे ब्रेक लेना है, उसने सारे पॉलिटिकल लोगों को, और मैं नाज़रीन आपसे आके शेयर करूंगा कि जब ये सारे मसले चल रहे हैं, आप और हम कोरोना से बहसें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लोग जौन से हैं वैसे रोज़ बहस करते हैं कि जौन सा है आप, हमने मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़नी है, जितने हमारे भाई दुकानदार भाई भी हैं, फलाना मदीना ट्रेडर्स और फलाने, और दूसरा महंगाई चोर बाजारी जो हो रही है उस पर किसी ने हाथ नहीं रोका हुआ। सो नमाज़ों पे हमारा है उसके जाके एक जगह पढ़ने पे, लेकिन जो नमाज कायम करने की बात है वो हम नहीं कर रहे। इस पर बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि जब ये सारा कुछ हो रहा है, आप और हम इन तमाम बहसों में पड़े हुए हैं और अपनी ज़िंदगियों की जंग लड़ रहे हैं, किस तरह रज़ाक दाऊद साहब जो हैं एडवाइज़र इनके प्राइम मिनिस्टर के कमेंट, वो इसके अंदर भी इस कोरोना की जंग में भी किस तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा बिजनेस प्रॉफिट अपने लिए हासिल किया है और क्या बिजनेस प्रिविलेज लिया है। पहले आपको याद है डैम बन रहा था तो उनकी कंपनी उसके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टिंग में आ गई, $100 of millions के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब जब इस मुल्क में जिंदगियों की जंग चल रही है, इसमें भी उनकी कंपनी को क्या परमिशन मिली और उन्होंने कितना उसमें माल बना रहे हैं, ये भी मैं आपसे बात करूंगा ये ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक में मैं ज़रा भट्टी साहब से बात कर रहा था, कोई कह रहे थे तब्दीलियों की कोई बात हो रही है, क्या कोई तब्दीली है, क्या बात कर रहे थे? नहीं, ये जो चीनी और आटा गंदम और उसके बाद स्पेशली IPPs जो निजी बिजली घर डाका है, 200 अरब सालाना का डाका, इसमें ये आप अभी बता रहे थे रज़ाक दाऊद साहब का, ये तो इस अगली मरतबा बताइएगा। लेकिन बात यह कि रज़ाक दाऊद साहब और नदीम बाबर साहब और खुसरो बख्तियार साहब, मुझे नहीं लगता, इस मुल्क में अनहोनियाँ होती हैं, हो सकता है मैं गलत हो जाऊँ, मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर जाएंगे, क्योंकि एक तो बहुत प्रेशर है इलेक्टेड और अनइलेक्टेड का भी इस कैबिनेट में, एक बहुत प्रेशर है इमरान खान पे अखलाकी तौर पे भी, और एक बहुत प्रेशर है इमरान खान पे कि जो ये बन रहा है कि आप खुसरो बख्तियार की उस मिल का करें ऑडिट जो एक्सपोर्ट ही ना कर रही हो, और बाकी आप जाके तब्दीलियां होंगी। हाँ, ये आगे इमरान, और अभी अगले 2-3 दिनों में, अगले एक हफ्ते में वुज़रा में भी तब्दीलियां होने वाली हैं। इमरान याकूब, ज़रा उसको मैं सब्जेक्ट को क्लोज करना चाह रहा हूँ, मुझे अब ये बताएं कि ये नए चीफ सेक्रेटरी साहब क्या अब ये चल पाएंगे? आप बुज़दार साहब की नज़र तो ये आ रहा है कि टीम उन्होंने अपनी मर्ज़ी से, चाहे दाएं बाएं की जो भी बातें सुनू के इस्लामाबाद में
करवा तो लिया तब्दीली उन्होंने। मेरे नज़दीक दो इश्यूज़ हैं। एक तो जब अनसेरेमोनियस रिमूवल होता है अचानक ऐसे, तो ओहदों की भी थोड़ी सी मेरे ख्याल में तजलील होती, लोग फिर सीरियसली नहीं लेते। लेकिन क्या अब नए चीफ सेक्रेटरी चल पाएंगे वहाँ पे, या इमरान की बात पे चलें कि इतने तब्दीलियाँ हुई हैं तो शायद आप पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ देखें? इमरान याकूब क्या कह रहे हो? पहले तो मैं इरशाद भट्टी साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक सलाम पेश करता हूँ जनाब उस्मान बुज़दार साहब। शुक्रिया सर। वजह यह है कि जिस खूबसूरती से उन्होंने अपना खेल खेला है इसकी मिसाल नहीं मिलती। बात यह है सर, यहाँ पे मैं अर्ज करूँ जवाद रफीक साहब को, मैं भी इतनी खूबसूरती से कि भट्टी साहब भी उनके मोतरफ हो गए हैं अब। मोतरफ नहीं, एक बड़ा इनकलाब नहीं तो ये है नहीं कि नहीं भट्टी नहीं साहब भी इमरान मोतरफ भाई, हो गए। मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था कि डेविल का वकील, यानी एडवोकेट टू डेविल। बुज़दार साहब ने मेरी मान बुज़दार का मोतरफ नहीं। अंग्रेजी एक से मैं पहले प्रोग्राम में नाज़रीन वाज़े कर दूं कि भट्टी प्लेइंग साहब- डेविल्स एडवोकेट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी को डेविल कह रही हैं कि कल को अब ये तासुर मिल जाए, तो ये वी वांट, ये एक अंग्रेजी जुमला है। हाँ, अंग्रेजी जुमला है। और मैं मोतरफ इमरान खान साहब रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए नहीं हुआ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उन्होंने साबित किया है कि मेरी तारीफ करो। अच्छा, इमरान याकूब की सुन लें बात जरा। बिल्कुल सर हाँ जी। अच्छा, अब दूसरी बात आ जाती है इसमें सर। जवाद रफीक मलिक जो हैं एक शरीफुन नफ्स आदमी हैं, लेकिन उनकी शोहरत ये है कि वो ज़्यादा जो सियासी लीडरशिप होती है उससे फड्डा नहीं डालते। वो अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन बिलाखिर सर तस्लीम में हम हैं जो मिजाज यार में आए उस पर अमल करते हैं। यानी उनको जो कह दिया जाएगा वो कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जो माजी में बातें और यहाँ पीछे भी तो फिर इमरान ये तो फिर बिजनेस, ये तो फिर माजी वाला बिजनेस एज यूजुअल हो गया ना। जिस तरह माजी में MNAs MPs आके अपनी मर्जी के तबादले करवाते थे, लोग लगवाते थे और फिर सारे काम वैसे ही चलते थे, फिर तो हम माजी की तरफ जा रहे हैं। सर जवाद रफीक मलिक साहब की ट्रेनिंग प्रॉपर किसने की है? वो शहबाज शरीफ साहब ने की है। आप ये तो बताएं, हम यहाँ जब बात करते हैं तब्दीली तब्दीली तब्दीली, कौन सी तब्दीली? आप देख लें, कैबिनेट की बात करते थे, इमरान खान साहब फरमा रहे थे कैबिनेट से बंदे ले आए। कैबिनेट में भी तो वही बंदे हैं जो या मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में थे या नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में। उसी तरह ब्यूरोक्रेसी पंजाब में देख लें, जो कलीदी उहदों पे वो कौन से हैं? वही हैं जो पिछले वहाँ पंजाब के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ काम करते रहे हैं। इसलिए ये अब छोड़ दें बात तब्दीली वाली, अब आ जाते हैं इस पे। सर बड़ी खूबसूरती से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुझे नहीं पता आपने रज़ाक दाऊद साहब के बारे में क्या बात करनी है, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, रज़ाक दाऊद साहब के जो सेक्रेटरीज थे उनके साथ आपको बता दूं कि कॉमर्स के सेक्रेटरी हों, इंडस्ट्री के सेक्रेटरी हों, आपको पता है कि टॉकिंग टर्म्स भी नहीं थे, लेकिन इस सारे चक्कर में उन्होंने इतनी इंतहाई खूबसूरती के साथ अपने एक सेक्रेटरी का भी तबादला करवा लिया है। आप ये भी देख लें, यहाँ पे वारदातें जो हो रही हैं ना मालिक साहब, वो पता ही नहीं लगने दिया जा रहा कि तरीक़ाकार हो क्या रहा है। इसलिए ये जो चीज़ें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपनी एक जद्दोजहद की थी, जो वो नारे लगाते थे, जो सुहाने ख्वाब दिखाते थे, वो बुज़दार साहब ने और उनकी टीम ने चकनाचूर कर दी हैं। अब ये सियासत कर रहे हैं, इन्हें करने दें जिस तरह से ये करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये इमरान खान का वोटर जो है वो ये सारी चीज़ें शायद बर्दाश्त ना कर पाए। अभी तो फ्रस्ट्रेट हो गए वो, हम मीडिया वालों को गालियां निकाल लेते हैं, हमें बुरा भला कह लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब पूरा रिजल्ट होगा, जब 5 साल वो अगर पूरे कर गए, तो उस 5 साल के बाद वो क्या कहेंगे? इमरान खान से मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब्जेक्ट को आगे चलना चाहता हूँ। क्या अब गवर्नेंस पंजाब में बेहतर हो जाएगी? ये जो भी इमरान याकूब बात कर रहे थे वो तो हम देख रहे हैं। मेरे प्रोग्राम में आके मौलाना जमील ने माजरत की मीडिया के कमेंट्स में, तो उसके बाद दोबारा सोशल मीडिया पे मेरी और मेरी अहलिया की तस्वीरें चलनी शुरू हो गई, जैसे पता नहीं किसके साथ मैं बैठा हुआ हूँ। और हम मीडिया की बात करते हैं तब गालियाँ पड़ती हैं, अब गवर्नेंस की बात करते हैं तो कहते हैं शायद कोई एजेंडा पॉलिटिक्स हो रही है। लेकिन इतने सेक्रेटरीज, इतने सब कुछ चेंज होने के बाद क्या पंजाब के अंदर कोई फ़र्क पड़ेगा इतने मैसिव चेंजेस के बाद? आपने एक बात सिर्फ छेड़ी है और सवाल आप मुझसे कोई और कर रहे हैं। अगर आप उसी पे जिसको आपने बात को छेड़ा है, अगर मुझे थोड़ा सा इजाज़त दें तो मैं उस पर बात कर लूँ। इजाज़त है, बोलो आप। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मौलाना साहब ने आकर आपके प्रोग्राम में माजरत कर ली। मेरे ख्याल में उसके बाद इसको छोड़ देना चाहिए मामला। सही है। क्या हम लोगों ने कभी गलती नहीं की?
हम सहाफियों से गलतियां होती हैं। अब ट्रोल्स नहीं छोड़ रहे, अब ट्रोल्स नहीं छोड़ रहे, हमने तो प्रोग्राम में कह दिया ना उनको, सिर्फ जी, ना बहुत सिर्फ अच्छी हम, बात मेरी है। अर्ज सुने ना सर, मेरी अर्ज सुन लें सर मेरी अर्ज सुन लें। हमसे गलतियां होती हैं, हमने माफी भी कभी नहीं मांगी, हम जानबूझकर भी झूठ बोलते हैं। मैं 10 झूठ गिनवा सकता हूं जो हमारे मीडिया पे बोले गए गुज़िश्ता चंद दिनों में। मैं आपको वो सैकड़ों झूठ दिखा सकता हूं जो बैनुल अक़वामी मीडिया पे पूरी आलम के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और कहा गया ये वॉर एंड टेरर है। ठीक है, ये तो बात हो सारा गई। अब मीडिया लेट्स यही कम कह रहा बैक था। टू क्या पंजाब वो मीडिया इमरान, झूठा नहीं था? ये बात तो हमने अब मेरी कर ली। बात, मेरी छोटी सी अर्ज सुन ले। मौलाना देखिए, मेरे में, आप में और पीटीआई के ट्रोल्स में फर्क होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आई एग्री। आपने इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़ने वाला सवाल किया, मैं भी वहां था, भट्टी साहब भी वहां थे, वो माहौल एक और था। लेकिन आपने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए कहा कि अगर किसी की दिल आजारी हुई है मैं माजरत चाहता हूं। सही, आपने कहा ना। सही। अच्छा, आपके ये कहने के बावजूद पीटीआई के ट्रोल्स बाज नहीं आए और उन्होंने आपकी और आपकी फैमिली की लाइफ के ऊपर बदतमीजी की। मेरी अर्ज सुन लें, उन्होंने गैर संजीदगी का मुजाहरा किया और मीडिया के लोगों ने बाकायदा उनसे दरख्वास्त की ट्वीट करते हुए कि मालिक साहब माफी मांग चुके हैं, एनफ इनफ, अब बस करें अब आप। ये होता रहा ना। अब मुझे बात बताएं कि उन पीटीआई के लफंगों के अंदर, उन लोगों के अंदर जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, और आपके अंदर क्या फर्क पड़ जाता है सर? क्या फर्क रह जाता है जब आप भी माफ ना करें और वो भी माफ ना करें? सही बात, देर उसमें कोई शक ही नहीं है। वी एग्री ऑन दैट। देखें, अगर हम भी मौलाना साहब के लत्ते लेते रहेंगे तो हम भी वही कर रहे हैं जो वो एक लाभ वाली किस्म के नौजवान नहीं, कर वो रहे तो हैं। मेरा ख्याल है मौलाना वाली बात तो खत्म ही हो फर्क गई। होना चाहिए सर। मौलाना साहब की बात तो प्रोग्राम में खत्म होगी। मैं इसलिए अब पंजाब की बात करना इमरान चाह रहा खान साहब बिल्कुल ठीक कि है। पंजाब नहीं के खत्म अंदर हुई ना सर। गवर्नेंस पे नहीं फर्क खत्म हुई पड़ेगा ना। कि आप नहीं? उस प्रोग्राम के अंदर आपके साथ जो मेहमान दीगर बैठे हुए थे, मैं नाम नहीं लेता, वो क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? आप वो check दैट करना इज देयर चाहेंगे। ओन इमरान, दैट इज देयर ओन। लेट देम, statements दिए, आप check करना चाहेंगे। लेट देम डू इट। दैट इज ईच टू हिज ओन। अंग्रेजी में कहते हैं ईच टू हिज ओन। उनको माफ कर दें सर। हर कोई अपना रवैया, हर कोई अपनी बात खुद करेगा। और मैं आपको एक चीज और, छोटी सी एक चीज और बताऊं, मैं छोटी सी एक चीज और बताऊं। मैं आपको गारंटी करता हूं कि भाई आप सोशल मीडिया पे अपने चैनल के ऊपर एक सर्वे करवा लें कि मीडिया झूठा है या मौलाना साहब, 95% लोग अगर ये ना कहें कि मीडिया झूठा है तो मुझे आप नीची जगह पे बिठा दीजिए। नहीं, 95% तो हर बारे में कहते हैं। वो उसमें इतने बड़े नहीं इमरान, ये बात इमरान बात सुनो। अभी हम सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो रहे हैं इमरान। हम सब्जेक्ट से डाइवर्ट हो रहे हैं। वो आदमी फिर भी माफी मेरे पास वक्त नहीं है अभी। मेरी जान वक्त बड़ा थोड़ा प्रोग्राम का, मैं इस पर निकालना चाहता। लेकिन अगर ये आप बात करोगे तो फिर जो मेयार होता है ना, एक मजहबी आलम का और एक आम आदमी का मेयार, किरदार का मेयार में बड़ा फर्क होता है। एक आम रिपोर्टर का और एक एडिटर के मेयार में फर्क होता है। और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का। नहीं, मैं तो उनसे एग्री कर रहा हूं इस बात पे, मैं उसको गलत नहीं कह रहा। लेकिन जब आप कंपैरिजन करते हो ना, एंकर का और एक सोशल मीडिया यूजर का भी फर्क होना चाहिए। एग्जैक्टली मैं ये कह रहा हूं। हमें फिर तमाम चीजें देखनी होगी किसी भी चीज पे एक कंक्लूसिव डिबेट करने के लिए। मेरे ख्याल में हम ये डिबेट और है इमरान, ये डिबेट और है इमरान। मेरे प्रोग्राम का मेरे इस्लामाबाद सर, मैं एक आखिरी रिक्वेस्ट, आप इस्लामाबाद में हैं, आप बासर आदमी है मीडिया में। मीडिया के जो लोग अभी भी शरारत कर रहे हैं उनको बात करें, उन्हें कहें इस लड़ाई को तूल ना दें, मेहरबानी करें। हम शीशे के घर में रह के हम तो यार नहीं मार सकते। हम तो हर एक को यही कहेंगे भाई अल्लाह सबको हिदायत दे। मतलब ये मामूली चीज, अब यू डोंट नीड टू पर्सनलाइज होने की किसी की जरूरत ही नहीं है। हर एक हम ये कहेंगे कि आप जो नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल इखलाक पे चले। अच्छा, एक बात मेरे एक ब्रेक लेनी है, कुछ इश्तिहार भी चलाने हैं हमने। अच्छा, बाद में आएंगे कि नहीं? हाँ, आएंगे, थोड़ी देर के लिए आएंगे। इमरान ने सारा टाइम ले लिया। पंजाब पीछे रह गया। मेरे गरीब आदमी का क्या? 2 पंजाब के इमरान, तीसरा बुज़दार, मैं इरशाद भट्टी इधर से इस्लामाबाद में, मेरा क्या कसूर है? भट्टी साहब आपका टाइम ही लेंगे, भट्टी साहब आपकी जान लेंगे। भट्टी साहब 15 सेकंड, फिर मैंने ब्रेक नहीं, आप ले लें, फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ। चले जी, एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद आगे बात आगे चलती है। जी वेलकम बैक टू द शो। टाइम बड़ा थोड़ा 2-3 मिनट है। मैं सब पार्टिसिपेंट्स को ही कहूँगा 1-1 मिनट में क्लोजिंग कमेंट दें। बड़ी साहब मिन्नत है आपसे, 1 मिनट में क्लोजिंग कमेंट। ऑन अ सीरियस नोट, क्या वज़ीर आज़म को पंजाब के बारे में कुछ नज़रसानी करने की ज़रूरत है या हमें ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया हुआ है
कि शायद अच्छा पहली बात 20 सेकंड सिर्फ वही इमरान खान जो बात कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील बड़े आदमी हैं, अल्लाह से मिलाने वाले आदमी हैं, मोहब्बत का पैगाम देने वाले, टाइम नहीं, अब चल पड़े, बहुत हो गया, मोहब्बत का पैगाम देने वाले आदमी है, इंसान। चले मैं लाहौर जा रहा हूं, अब आपने पॉलिटिक्स में इंसान गलती का पुतला होता है, गलती हो जाती है। हम मीडिया झूठ भी बोलते हैं, पॉलिटिकल एंगलिंग भी करते हैं, एजेंडा बेस्ड भी हैं, सारों में गलतियां हैं, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली, उन्होंने बड़ा सबूत दिया। अच्छा दूसरी बात, इमरान खान साहब ने जो करना था वो कर दिया और बुज़दार साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब नंबर 2, इमरान खान जैसा खुश नसीब मैंने प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा। ये कोरोना ने दुनिया को तबाह कर दिया। इमरान खान का कि अभी हलाकतें भी नहीं और उतना फैला भी नहीं, गो के टेस्टिंग कैपेसिटी, IMF का मिल गया, डॉलर नीचे चला गया, कर्जा डेफर हो गया, वो एहसास प्रोग्राम से उन्होंने एक चला लिया, और जिस बात पे वो खड़ा रहा कि मैंने लॉकडाउन नहीं करना, गुर्बत नहीं करनी, वो बात सच साबित हो गई। आज आप सिंध में जाके देख लें और बाकी देख लें, हाँ स्मार्ट लॉकडाउन पे उनका इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वक्त वो पीक पे, अपनी किस्मत की पीक पे, जब पूरी दुनिया लेटी हुई है, तो और उसमें उन्होंने एक ये बड़ा मास्टर्स, ये मैं समझता हूँ कि ये अगर अब भी पंजाब नहीं चलता बुज़दार साहब से, और अब भी अगर ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल मैनेजमेंट इकट्ठी नहीं हो पाती, तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन ये है कि ये बड़ा अच्छी चॉइस उन्होंने की और मरकज़ और इसमें करी है। तो इमरान खान के असल चैलेंज है खुसरू, नदीम बाबर, मुझे तो चॉइस से ज़्यादा मुझे तो नज़र ये आ रहा है कि कमज़ोर चॉइस की रज़ाक दाऊद, सुन रहा हूँ। इमरान खान वेरी क्विकली 30 सेकंड्स, दाऊद, खुसरू और नदीम बाबर, ये आखिरी फैसला इमरान वेरी क्विकली 30 सेकंड्स। इमरान खान क्लोजिंग कमेंट। जी देखिए, उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से इमरान खान साहब फैसला लेने में ताख़ीर करते जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फ़ैसला जितनी जल्दी करेंगे उनके लिए बेहतर रहेगा, और जितना ज़्यादा इसको लिंगर ऑन करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ये वो तेल हैं जिनमें से तेल निकलेगा तब्दीली वाला। इमरान याकूब, मैं समझता हूँ मालिक साहब कि इमरान खान ने ये जो आखिरी मौका दिया है, अब उन्हें ये चाहिए कि ये वाकई आखिरी मौका हो। अब भी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पाते, या 3 महीने के बाद या 2 महीने के बाद वो कहें कि मैं जवाद रफ़ीक के साथ भी नहीं चल सकता, तो फिर उन्हें इरशाद भट्टी साहब की बात मान लेनी चाहिए, फिर कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। और एक फिक्रा सिर्फ ये कि मौलाना तारिक जमील साहब बड़े आदमी हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए, गलती किसी से भी हो सकती है। और इमरान खान इस पे क्यों हंसे हैं, ये मैं बाद में पूछूंगा। एहतराम आपको हमें सबको करना चाहिए एक दूसरे का। लेकिन नाज़रीन, अब टाइम नहीं रहा कि मैं रज़ाक दाऊद साहब वाला आपको बात बता सकूँ। मैं सिर्फ इतना बताऊँगा, आप लोगों ने बड़ा लफ्ज़ सुना हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आप बहुत सुन रहे हैं, हर चीज़ इस्तेमाल हो रही है आजकल डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो मैं आपको नेक्स्ट वीक बताऊँगा कि किस तरह इनकी कंपनी और एक और कंपनी को एक और परमिशंस दी गई, किस तरह गैस, हमारी नेचुरल गैस इस्तेमाल हो रही है इस पॉलिसी डिसीजन के बेनिफिट के लिए, और किस तरह एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ लगवा के ये इंश्योर किया गया कि बाहर से सस्ती ये डिसइंफेक्टिंग के जो चीज़ें बन रही हैं वो ना आएँ। और ये इसके डायरेक्ट बेनिफिशरी किस तरह एक सिटिंग मेंबर ऑफ द कैबिनेट आपके बैठे हुए हैं वो हैं। और लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नई बात नहीं है, जब 2-3 आपके एडवाइज़र्स आते हैं, जैसे नदीम बाबर साहब हैं, जैसे रज़ाक दाऊद हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की दास्तान बड़ी लंबी है। इस पर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे, वक्त नहीं है। और अगेन कोरोना की बात, आज जो सिंध में हुआ है, 180 बच्चे हमारे इसका शिकार हो गए। पहले हमने बड़े फैसले इस कौम में किए थे, जो हमारे 132 प्लस बच्चे शहीद हुए थे, वो भी हमारे बच्चे थे, ये भी हमारे बच्चे हैं। हमें बहुत सीरियसली अब देखना होगा कि कोरोना किसी और की थ्रेट नहीं है, आपकी, मेरी, हम सब की है, और हमें इसके बारे में बहुत सीरियसली इकदाम उठाने होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।